फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी एवं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह आज मंगलवार को अपने चुनावी अभियान के तहत 1 दर्जन से अधिक चुनावी सभाओं को संबोधित कर लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। अपने चुनावी जनसंपर्क अभियान के तहत फरीदाबाद की 2 नंबर मार्केट में लोगों द्वारा उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। सभाओं में भारी भीड़ से उत्साहित कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि जैसे चुनावी तपिश बढ़ती जा रही है वैसे वैसे फरीदाबाद लोकसभा में कांग्रेस के पक्ष में लोगों का झुकाव बढ़ता जा रहा है। उन्होंने एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की उपेक्षा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भाजपा की सरकार ने झूठ के अलावा जमीनी धरातल पर कुछ नहीं किया है। यही वजह है कि समूचा एनआईटी विधानसभा क्षेत्र आज अपनी दुर्दशा को झेल रहा है। चौधरी महेंद्र प्रताप ने कहा कि जल्द ही देश प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और फिर से एनआईटी क्षेत्र को विकास की रफ्तार दी जाएगी। इस मौके पर महेंद्र प्रताप ने अपने व कांग्रेस के पक्ष में लोगों को मतदान करने की अपील की। आज के इस ऐतिहासिक चुनाव के कार्यक्रम में आए हुए मेरे बुजुर्ग, सम्मान के योग मेरे सभी साथी जो स्टेज पर आपके सामने बैठे हैं, मैं तो 5 ही मिनट लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप ना बोले तो ज्यादा अच्छा होगा। प्लीज, आप कोई खास बात है तो कह दीजिए। पत्रकार बाधित हो रहे हैं भाई, थोड़ा सा साइड हो, थोड़ा सा साइड। आप इनकी बात मान लीजिए, लाइव चलते रहेंगे, कोई बात नहीं। उनके मेरे वो सभी साथी जिनको आप बहुत देर से सुन रहे हैं, वक्ता के रूप में उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की है, आपसे आशीर्वाद दिया है। उस कोने से लेकर यहाँ तक नाम इसलिए ले रहे, बहुत समय लगेगा। आप भी बहुत देर से बैठे, मुझे भी कई मीटिंग में जाना है। और देख भाई, मैंने इसके लिए तो माननीय सभी साथी, सब प्रथम तो मैं आपके सभी सहयोग से भाई भरत जी ने इस कार्यक्रम का आयोजित किया है, मैं पहले तो इनका आभार व्यक्त करता हूं। आप यहाँ बहुत बड़ी संख्या में, शहर में मीटिंग बहुत कम होती है, शहरी भाई जो है बहुत कम मात्रा में किसी भी कार्यक्रम में और विशेष तौर से चुनावी में बहुत कभी इंटरेस्ट लेते हैं। आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ बैठे हैं, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ, आभार भी व्यक्त करता हूँ। साथियों, देखिए, मैं इसलिए कह रहा था कि आज का चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव बन गया। देश में बहुत चुनाव हुए, अनेक बार परिवर्तन भी हुए, लेकिन जो स्थिति, जो वातावरण आज बन गई, वो देश में कभी भी नहीं बना। 10 वर्ष पूर्व आपने परिवर्तन किया देश की जनता ने, उसके पीछे बहुत कारण थे। सबसे पहला कारण था मनमोहन सिंह जी की सरकार 10 वर्ष रही, लेकिन सरकारों के प्रति कहीं ना कहीं छोटी मोटी एंटी इनकम्बेंसी पैदा होती है। और 10 वक्त का एक ऐसा चक्र है जो व्यक्ति के दिमाग में घूमता है, वो अगला चक्र की शुरुआत होती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण, विपक्ष के तौर पर बीजेपी ने ऐसे मुद्दों को सामने रख करके इस प्रकार से देश की जनता के दिलो दिमाग को इस तरह से जैसे मंत्रमुग्ध कर देते हैं, भ्रमित कर देते हैं, इस प्रकार का एक वातावरण देश में पैदा हुआ। सबसे पहले तो ये आप याद करेंगे कि भाई कांग्रेस ने काला धन विदेश में जमा कर रखा है। हम आए, इस काले धन को लाकर के खजाने में जमा करेंगे और जो और ज्यादा
फालतू है उसे 15-15 लाख रुपए भी हम देंगे, ये वादा था। जनता इसमें भ्रमित भी हुई। महंगाई के तौर पर, बेरोजगारी के तौर पर इन्होंने और वादे नारे दे दिए। नौजवानों को देश की जनता का तकरीबन 30 से 40% तक इस कड़ी में आता है नौजवान। बेरोजगारी, बढ़ती हुई आबादी में बहुत बड़ी समस्या तो है। इन्होंने कहा 2.5 करोड़ हम नौकरियां देंगे, ये दूसरा वादा। तीसरा वादा क्या था? मुझे अच्छी तरह याद है, आपको तो याद, अगर दोबारा ध्यान देंगे तो याद भी आएगा। ट्रैक्टर के ऊपर मोटरसाइकिल और गैस के सिलेंडर रख लेते थे और बाजारों से रहते नारे हाय हाय शुरू करते थे बैलगाड़ियों पर। क्या कहते थे कि पेट्रोल 60-62 रुपए कर दिया। रुपए की कीमत मनमोहन सिंह जी की उम्र पर रुकेगी कहीं जाकर के, ऐसे से नारे तो बिल्कुल माहिर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गैस का सिलेंडर 400 रुपए तक कर दिया। तो जनता ने स्वाभाविक तौर पर उसकी तरफ जनता का असर भी पड़ा। इन्होंने कहा था कि गैस के सिलेंडर को हम 250 रुपए में देंगे और पेट्रोल डीजल 35-40 रुपए में देंगे। याद रखिए, पुरानी बात को मैं याद दिला रहा हूं। और भाई 15-15 लाख रुपए खजाना आ जाएगा। इनसे आज पूछने की जरूरत है, 10 वर्ष हो गए कि वे चारों वादे पूरे हुए हैं। इसके लिए इन्होंने खुद ही स्वयं मान लिया। शाह जी से जब सवाल किया हमारे मीडिया के भाइयों ने, हालांकि मीडिया के भाई भी भयभीत है, पर कभी कभी अंदर से सत्य तो स्वाभाविक निकलता है। इन्होंने कहा कि उन वादों का क्या हुआ, हमें जवाब दीजिए, जनता चाहती है। तो शाह जी ने ये कहा कि ये तो चुनाव के जुमले थे। इतनी बड़ी समस्याओं का इस प्रकार से जनता को भ्रमित करके जनता के दरबार में इस प्रकार का एक जुमले झूठ बोलना, मैं समझता हूं बहुत बड़ा अपराध है। अगर कहीं कोई व्यक्ति अदालत में इस प्रकार अपना कसूर एडमिट कर लेता है, कहां गलती हुई, तो उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती। अदालत सजा भी देती है। 140 करोड़ की जनता के सामने इस प्रकार के इतने बड़े गलत झूठ को जो स्वयं स्वीकार कर लिया, तो जनता को पिछली बार ही सजा देनी चाहिए। कि प्रजातंत्र में अगर हम इस प्रकार झेलते रहेंगे तो शासक तो फिर परवाह कहां करेगा। और आज वही खड़े हैं। आज तेल जो 60-62 रुपए था, और वो तब था मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई थी, लेकिन भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था को मजबूती से थामे रखा था उनकी पॉलिसी ने। 130 बैरल का डॉलर का एक बैरल रेट होते हुए भी तेल 60-62 से फालतू नहीं होने दिया था। आज तेल डिस्काउंट से रशिया से मिल रहा है। मेरे ख्याल में 60-65 डॉलर का रेट होगा और तेल 100 रुपए से भी ज्यादा मिल रहा है। तो क्या है ये? फिर भी इन्हें क्या अधिकार है? भाई ये सही मायने में देखें तो हमारा विश्वास खो बैठे हैं। चाणक्य ने कहा है कि अगर शासक जनता के सामने झूठ बोल करके अपने विश्वास को खो बैठे तो उसको शासन करने का अधिकार नहीं है। जनता को उसके लिए नोटिस देना होगा। आज 1000 रुपए का बिक रहा है, 1100 रुपए कम कर दिया, फिर बढ़ा देंगे। तो ये खेल है, क्या तमाशा है? तो कहां ये? तो सारे जुमलेबाजी का ये जमाना आपने देखा है। दूसरा, मैं तो ये मानता हूं कि 2 कसौटी है। एक तो उम्मीदवार को आप परखिए
तो उम्मीदवार विशेष जो आपके बीच में आया है, उसका चाल और चरित्र दोनों को देखिए, उसके काम करने की क्षमता को भी देखिए। पार्टी विशेष उसने हमारा समय रहा है, आप अच्छी प्रकार से जानते हैं। मेट्रो कांग्रेस की देन है। मेट्रो तैयार कर दिया था, आपको याद करिए, बल्लड़ तक की सारी तैयार करके सरकार बदल गई। 1 महीने बाद मोदी जी उद्घाटन करने आए, याद करिए। तो मोदी जी कहते हैं हमने फरीदाबाद को मेट्रो दे दी बल्लड़ तक। अरे जिसने दी उसका तो नाम ही नहीं। मतलब मैं जुमलेबाजी की बात कह रहा हूं, इनके प्रचार तंत्र की बात कह रहा हूं। एलिवेटेड रोड ये कांग्रेस के टाइम नहीं शुरू कर दिए थे, जो आप 10 वर्ष में पूरे हुए हैं। ये सारे कांग्रेस की नीति, पॉलिसी, योजनाओं का हिस्सा है, जो सारे शुरू थे। बदरपुर बॉर्डर से आगे तक शुरू हो गए थे। बाकी सरकार बदली तो पूरी तो करना हो। दूसरा, मेडिकल कॉलेज आपके बीच में खड़ा है। ये बहुत बड़ी देन है शहर के लिए। मेडिकल कॉलेज कोरोना के टाइम में इतना बड़ा रोल इस अस्पताल का रहा है। आपके ESI हॉस्पिटल, ये कांग्रेस की देन है। IMT कांग्रेस की देन है। इंडस्ट्रियल बेस, आधुनिक इंडस्ट्री आज वहां कायम है। इंजीनियरिंग कॉलेज, डिप्लोमा कॉलेज, इतने बेहद आकार 10 वर्षों में दिए। ये डिपार्टमेंट मेरे पास भी रहा है। बॉर्डर से लेकर होडल तक तकरीबन, मुझे अगर एग्जैक्ट याद नहीं, 52 है 62 इतने कॉलेज जो बढ़ाए। आज उनमें पढ़ने वाले बच्चे जो डिग्री है वो ले रहे हैं, उनके लिए नौकरियां नहीं है। 2.5 करोड़ तो अलग रही, पहले ही उनके वैसे नौकरियां खत्म होगी। 30 लाख नौकरियां तो खाली सेंटर की उनकी पड़ी है, नई नौकरियां तो ये क्या देंगे। तो इन्होंने सारा प्रचार तंत्र के माध्यम से, एक गोबल्स की थ्योरी है कि एक झूठ को 100 बार बोले चले जाओ, उसका कहीं अपवाद ना हो, विरोध ना हो, तो लोग समझेंगे सच झूठ सच ही कह रहे हैं भाई, कि प्रचार की एक थ्योरी है। तो ये तो भाई प्रचार के माध्यम से ही इन्होंने सारे सिस्टम को इस तरह बिगाड़ दिया कि अगर कोई इसका विरोध, ऐसे हमारे खालसा जैसा आदमी आ गया, ये बच रहा है उसे अभी, क्योंकि इसके पीछे ईडी भी लग सकती है। और अभी तो इलेक्शन तक तो शायद कि जो ऐसा थी कि उसके पीछे ईडी लगा दो, CBI लगा दो। तो मैं इसका इसलिए कह रहा था, ऐतिहासिक चुनाव इसलिए है कि ऐसा जमाना नहीं देखा। अटल बिहारी वाजपेयी का जमाना भी था, बीजेपी के प्रधानमंत्री थे, लेकिन उस जैसा व्यक्ति भी, मैं उसकी आज भी प्रशंसा करता हूँ, उस व्यक्ति ने इंदिरा गांधी के लिए कहा विपक्ष का होते हुए कि मुझे, जब एक देश के 2 देश बनाए इंदिरा गांधी के जमाने में, तो कहा इंदिरा गांधी में मुझे दुर्गा का अवतार नजर आता है। तो बहुत बड़ा दिल का फराक, दिल का आदमी कह सकता है, ये आज वाले नहीं कह सकते भाई, ये तो हमारी उपलब्धियों को भी अपना बनाने को तैयार है। और ये भी कहा कि राजीव गांधी अगर नहीं होता तो मैं शायद जीवित नहीं, ये भी माना हो सकती है। तो भाई मैं तो ऐसे आदमी को सलूट करता हूं कि कितना फराक दिल आदमी, सत्य को मानने वाला। और आज कहां क्या हो रहा है, कोई भी अगर बोलता है तो ईडी तैयार है कि या तो फिर आ जाइए, अरे फिर अंदर चले जाइए। केजरीवाल का क्या दोष है? देखिए, वो मुख्यमंत्री है, जनता का चुनाव है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके ऊपर जो कोई एलिगेशन लगाए गए हैं ये तो आगे अदालत में होंगे। कौन पार्टी चंदा नहीं ले रही? मैं आपसे पूछता हूं, 100 करोड़ के उसके पैसे का जब चंदे के रूप में लिए, यही एलिगेशन है। और उस व्यक्ति के नाम से कि जो शराब का ठेकेदार है, उसके नाम से रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। कोई रिकवरी नहीं, कहीं एंट्री नहीं, 2 साल से सब कुछ कर लिया। और चूंकि इलेक्शन की वजह से ठोकना था सारी इनकी योजना के मुताबिक। और वही व्यक्ति ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसके नाम से बीजेपी को दिए बैठे हैं 60-70 हजार 60-68 करोड़ रुपए जो है।
अरे भले आदमी, उससे तुम चंदा ले रहे हो, रिकॉर्ड में है, वो उसका हिसाब किताब क्या है? वो चंदा का रिश्वत नहीं है। अगर इन्होंने को लिया है तो प्रूव भी नहीं किया, तो ये आज स्थिति है कि कहां खड़े हो तुम। अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप स्वयं प्रधानमंत्री जी ने लगाया। मैं प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं कहना चाहता, अगर सामने बहस हो तो हर पॉलिसी हर विषय पर की जा सकती है। नोटबंदी से लेकर आज तक की पॉलिसी देश के हित में नहीं रही है, अगर सही मानव अगर देखेंगे। इसके लिए एक अलग विषय है, लेकिन मैं तो उनकी बात कह रहा हूं, अगर उस पद का सम्मान भी मैं करता हूं। प्रधानमंत्री पद देश के गौरव गरिमा का हुआ है, इसके लिए हमें सबको सम्मान भी करना चाहिए।